हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं है कि सॉल्व करना हमारा एम है, इसमें क्या ट्रिक लग सकती थी, कैसे क्वेश्चन जल्दी हो सकता था, इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। और कौन सी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इस पर भी हमको ध्यान देना है। लास्ट दो वीडियोज जो मैंने बनाए उसमें एक वीडियो मैंने 11th की सभी फिजिकल क्वांटिटी और उसके अगले वीडियो में 12th की सभी फिजिकल क्वांटिटी आपसे डिस्कस कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। अगर आपको लगता है कि सभी यूनिट एंड डायमेंशन आपको आते हैं, अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको पता है, तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हो और उन दोनों को छोड़ सकते हो। पर अगर डायमेंशनल फॉर्मूले, नॉर्मल फॉर्मूले और यूनिट्स के की क्लैरिटी आपको नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले जाके आप वो 11th और वो 12th का वीडियो देखो। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि आ जाइए 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का क्वेश्चन आप सब लोगों के पास भी लिखा हुआ होगा। और एक क्वेश्चन ये था कि बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल। एक बलून है जो किसी मटेरियल का बना हुआ है जिसकी सरफेस टेंशन है एस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2025 का क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। 2025 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है नीट की हिस्ट्री में। तो इसका जो ये वाला क्वेश्चन था वो भी इस तरीके से उन लोगों ने बनाया था कि बड़ा ट्रिकी लग रहा था। मतलब कोई अगर पढ़ेगा तो फर्स्ट टाइम में वो सोचेगा कि छोड़ दूँ, पर इस क्वेश्चन को करना कैसे था वही अपन को देखना है। कि मतलब ये डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ ऐसा देखने में लग रहा था कि डिफिकल्ट है। तो एक बलून है जो किसी मटेरियल का बना है जिसकी सरफेस टेंशन ऐसे। तो उन्होंने बोल दिया हमारे पास है बलून जो किसी मटेरियल का बना है जिसकी सरफेस टेंशन ऐसे, ठीक है। और इसमें एक इन्फ्लेशन आउटलेट है, यानी जिससे इसमें हवा भरी जा सकती है या निकल सकती है। उसका एरिया उन्होंने बोल दिया ए, यानी बलून के अंदर कुछ ऐसा जगह है जिसका एरिया ए है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इसमें एक गैस हमने भर दी जिसकी डेंसिटी है रो और इसने स्फेरिकल शेप ले लिया ऑफ रेडियस आर। उन्होंने बोल दिया बलून का जो शेप है वो स्फेरिकल हो गया जिसका रेडियस आर है और बलून के अंदर जो गैस भरी है उसकी डेंसिटी है रो। तो ये अपने पास हो गई डेंसिटी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर इसमें से हवा को बाहर निकलने दिया जाए तो रेडियस आर से जीरो हो जाएगा टाइम टी में, यानी टी इज टाइम। अब इन्होंने कहा है कि जो स्पीड इसमें से जो गैस बाहर आ रही है उसकी स्पीड जो है वो वी आर है, ऐसा भी इन्होंने कहा। और अगर रेडियस को कम होने का मौका दिया जाए तो रेडियस जो है वो आर से जीरो हो जाएगा टाइम टी में, ये सब इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा है कि जो वी आर है वो डिपेंड करती है टाइम पे, नहीं आर पे, रेडियस पे, एज रेडियस की पावर ए, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ गैस कमिंग आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज्ड टू द पावर ए। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, डेंसिटी की पावर गामा और आर की पावर डेल, ऐसा दिया है इन्होंने। फिर उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शन भी लिखना यहाँ पर जरूरी है। तो चार ऑप्शन दिए, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस लिखना भी जरूरी है। ए का पावर हो गया 1/2, अल्फा का पावर हो गया 1/2। जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेना, ऑप्शन लिखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीटा की पावर हो गई -1, गामा की पावर हो गई +1 और डेल की पावर हो गई 3/2। लेट्स सी विजिबल है कि नहीं। हाँ, तो विजिबल है अच्छे से। अगला ऑप्शन जो है, वैसे सारे क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होंगे, ये एक लौता ही है जो इतना बड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन छोटे रहेंगे। अगले में जो है ए है उसकी पावर है -1/2, अल्फा की पावर है -1/2, बीटा की पावर इन्होंने दी है -1, गामा की -1/2, डेल की 5/2। उसके बाद है -1/2, -1/2, -1, 1/2 और 7/2। उसके बाद है बेटा अपने पास 1/2, 1/2, -1/2, 1/2 एंड 7/2, ठीक है। अब क्या है, जो कोई भी इस पे स्ट्रक हुआ कि इसके साथ कुछ करना है कि द वेलोसिटी ऑफ द एयर कमिंग आउट ऑफ द बलून इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर ए, है ना, यही है ना, ये रेडियस की पावर ए, वो तो परेशान हो गया। और जिसने इसको सॉल्व करना चालू कर दिया डायमेंशनल एनालिसिस से, उसका क्वेश्चन हो गया। जैसे आपने ये लिखा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ की पावर अल्फा। ए इन्होंने क्या बोला, ए क्या बोला, एरिया, तो एरिया हो गया L² की पावर बीटा।
रो क्या बोली, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम की पावर गामा, और ये क्या है, रेडियस की पावर डेल। तो ये आ गया टी एम की पावर अल्फा, और एम क्या है यहाँ पे, गामा, तो अल्फा प्लस गामा, ठीक है। एल कट गया, टी की पावर देख लेते हैं, टी की पावर -2 अल्फा, और कहीं पे टी है क्या, और कहीं टी नहीं है, छोड़ देते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं एल, एल की पावर क्या आ रही है, 2 बीटा, इसमें एल नहीं है, यहाँ पे एल कितना है, -3 गामा प्लस डेल, हो गया खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, टी, टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t1, m0 l0 और t1। यहाँ टी की पावर क्या है, -2 अल्फा, यहाँ से देख लो, -2 अल्फा को आपने 1 के बराबर रख दिया, तो अल्फा आपका क्या आ गया, 1/2, ठीक है, नो सॉरी -1/2। और उसके बाद अपन बात करते हैं, और क्या इक्वेशन बन रही है, ये देखो, यहाँ m की पावर क्या है 0, और यहाँ m की पावर क्या है, अल्फा प्लस गामा, इसको 0 के बराबर रख दो, तो गामा क्या आ गया, माइनस अल्फा, तो गामा आपका क्या आ गया, +1/2, ठीक है। अब इसके बाद आपने अल्फा निकाल लिया, गामा निकाल लिया, पर बीटा और डेल आपके पास नहीं है। अब मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से इसमें एक प्रॉब्लम और है, हम लोगों को पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके अल्फा, बीटा, गामा और डेल का वैल्यू हम तभी निकाल सकते थे जब यहाँ 3 ही फैक्टर होते, क्योंकि हमने जो मेथड पढ़ा है उसमें ए बी सी ऐसा पढ़ा है हमने, ए बी सी, ठीक है, हमने ये मेथड पढ़ा है ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि यहाँ 4 हो गए, तो हमने लिमिटेशन और डायमेंशनल एनालिसिस में ये पढ़ा था कि 3 ही फैक्टर होने चाहिए, यहाँ 4 नहीं होने चाहिए। अब 4 फैक्टर होने का दुष्प्रभाव देखिए, 4 फैक्टर होने का दुष्प्रभाव ये है कि मुझे अल्फा मिल गया और मुझे गामा मिल गया, पर जो तीसरी इक्वेशन है, जैसे मैं ये वाली लिख दूंगा बीटा वाली, तो बीटा वाली में क्या लिखूंगा, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल बराबर एल की पावर इधर कितनी है, 0, बराबर मैंने लिख दिया 0। पर इसमें से देखना, आप मेरे को गामा पता है पर मुझे बीटा भी नहीं पता और मुझे डेल भी नहीं पता। अब मेरे पास एक ही इक्वेशन और बची है और 2 मेरे पास अननोन है, तो कोई भी तरीका नहीं है बीटा को और डेल को निकालने का, समझ गए क्या। तो जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको ये भी दिक्कत होती है, बोलेंगे यार ये तो काम करेगा ही नहीं, वो अपने माइंड में सोच लेंगे इसमें तो 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज, 4 फिजिकल क्वांटिटी आ गई, तो कभी भी हमको इससे आंसर नहीं मिलेगा। पर आपको पूरा आंसर निकालना ही नहीं था, आपको 2 ही चीजें देखनी थी, एक आपको देखना था आपका अल्फा और एक आपको देखना था आपका गामा। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए अल्फा और गामा के, इसमें अल्फा क्या है 1/2, यहाँ अल्फा क्या है -1/2, ये कट गया अपना। इसमें अल्फा -1/2 -1/2, इन दोनों के सही होने की पॉसिबिलिटी है, ये भी कट गया क्योंकि अल्फा -1/2 और इसमें क्या आ रहा है +1/2। फिर गामा देखिए, गामा कहाँ है आपका +1/2, ये देखिए 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, इसमें गामा क्या है, इसके सही होने की संभावना थी अल्फा के हिसाब से, पर गामा के हिसाब से गलत हो गया ना, क्योंकि गामा है अपना प्लस का 1/2, इसमें है वो, तो इसलिए 3 ऑप्शन सही हो गया। यानी आपको सिर्फ अल्फा और गामा की मदद से आंसर मिल जाता, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अल्फा और गामा की मदद से हमको आंसर मिल गया। यह है हमारा नीट 2025 का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2024 का। इसमें सवाल यह है कि कौन सी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सॉलिड एंगल जैसा है। तो बेटा इस तरह के सवालों का अगर आपको जवाब नहीं पता तो फिर क्लास 11th की जाकर वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि बेसिक क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड एंगल क्या है, अपनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, मैंने आपको समझाया था, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ये होता है डायमेंशन लेस, और इसका डायमेंशन जो है वो किसके जैसा होता है, स्ट्रेन और एंगल जैसे दे रखा है यहाँ पे। तो स्ट्रेन क्या होता है, एंगल क्या होता है, सब कुछ मैंने क्लास 11th की क्वांटिटीज में समझा रखा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेन एंड एंगल, तो स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस होता है। एंगल क्या होता है, एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। अगला ऑप्शन है स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेस थोड़ी ना डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेस तो प्रेशर जैसा होता है, स्ट्रेस तो यंग्स मॉड्यूलस जैसा होता है, स्ट्रेस बल्क मॉड्यूलस जैसा होता है, स्ट्रेस मॉड्यूलस रिजिडिटी जैसा होता है, और स्ट्रेस का डायमेंशन तो एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन से मिलता है, तो स्ट्रेस डायमेंशनलेस नहीं होता, किसकी तरह, सॉलिड एंगल की तरह। अगला दे रखा है स्ट्रेन एंड आर्क, तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है लेकिन आर्क डायमेंशनलेस नहीं है, आर्क की तो लेंथ होती है जो कि मीटर में नापी जाती है। अगला है एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा का टाइम वो सॉरी यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स, और डायमेंशन क्या होता है, टाइम इनवर्स, तो डायमेंशनलेस नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन।
तो बेटा ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा ना सॉलिड एंगल वाला है, नीट 2024 में, नीट 2022 में 2 बार आ रखा है इस तरीके का सवाल। इतना आसान सवाल 2 बार आया है। तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे खास ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान दे लें। आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जो होती हैं उनको भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, और रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, है ना, आप ध्यान दें थोड़ा सा। और अपना स्ट्रेन हो गया, अपना प्लेन एंगल हो गया, अपना सॉलिड एंगल हो गया, सारी की सारी डायमेंशनलेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सवाल देखते हैं। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, आई डोंट नो व्हाई, हालांकि बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। तो ये जो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं ये है 2024 का ही है, 2024 का। (2024) का सवाल है। ठीक है, 2024 का सवाल है। ठीक, इसमें दे रखा है कि फोर्स जो है वो है बराबर हो गया अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी के। फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। एक ऑप्शन इन्होंने दिया बीटा टी बाय अल्फा, एक ऑप्शन इन्होंने दे दिया अपने को अल्फा टी बाय बीटा, एक ऑप्शन इन्होंने अपने को दे दिया अल्फा बीटा टी, और एक ऑप्शन इन्होंने अपन को दे दिया अल्फा बीटा बाय टी। अब इन्होंने पूछा इन सब में से डायमेंशनलेस कौन सा है, कौन सा है जो डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब वो तो आप तब बता पाओगे ना जब आप ये बता पाओगे कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या है। ठीक है, देखिए एक चीज, तो यहां पर अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होके फोर्स के बराबर हो रहे हैं, यानी फोर्स का डायमेंशन और अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन और बीटा टी का डायमेंशन सेम होगा। समझ गए क्या? हाँ ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब फोर्स को अगर मैं अल्फा टी स्क्वायर के बराबर रख दूंगा तो मैं अल्फा को लिख सकता हूं फोर्स बाय टी स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स को अगर मैं बीटा टी के बराबर रख दूंगा तो बीटा को मैं लिख सकता हूं फोर्स डिवाइडेड बाय टी। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपने देखा दोनों में फोर्स है न्यूमरेटर में, तो अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स कैंसिल नहीं होगा। मुझे डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। कैसी बनानी है? डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी बनानी है? डायमेंशनलेस। तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। क्यों नहीं हो सकते मल्टीप्लाई? क्योंकि अगर अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हुए तो एफ और एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एफ स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टी क्यूब। तो डायमेंशनलेस कैसे बनेगा? डायमेंशनलेस बनना है तो सब कुछ कटना चाहिए ना, यानी अल्फा और बी को डिवाइड करना पड़ेगा। अल्फा और बी को अगर अपन ने डिवाइड करा तो अपने पास बचेगा 1/t। अब अगर अपन को डायमेंशनलेस बनाना है तो t मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया आंसर। क्या हो गया? अल्फा टी बाय बीटा। बात क्लियर हो गई क्या? बस इतना सही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनना, ये थोड़ा समझाने में अच्छा लग रहा है। द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। ये नीट 2023 का सवाल है। तो उन्होंने बोला ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशन है रेसिप्रोकल ऑफ मास, यानी जिसके डायमेंशन में मास इनवर्स आता है, यानी मास की पावर माइनस में आती है, -1 आती है। तो 4 ऑप्शन दिए, एंगुलर मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टॉर्क एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। टॉर्क सबको पता ही होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बच्चे भूल जाते हैं, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसमें आप याद रखें -132, यानी इसका -1 और -2, तो ये होता है m-1 L³ T-2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि मास की पावर -1 में आ रही है, और ऐसा क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया। तो बिल्कुल ही आसान सवाल हो गया ना, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल हो गया, विद इन सेकंड से सॉल्व हो जाएगा। नीट 2022 में क्या पूछा गया? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी बता दो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर जैसा है। तो मैं आपको बता दूं, प्रेशर और स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब का डायमेंशन सेम होता है, और अपना एनर्जी डेंसिटी, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। तो ये उसी पे बेस्ड सवाल था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। एक तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी प्रेशर जैसा नहीं होता, फोर्स प्रेशर जैसा नहीं होता, मोमेंटम प्रेशर जैसा नहीं होता, पर यंग्स मॉड्यूलस प्रेशर जैसा होता है। तो नीट 2022 का सवाल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशन दिया था ML-T-2 A-2 किसका डायमेंशन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इंडक्टेंस, उसके बाद दिया है बेटा परमिटिविटी, परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरीके के सवाल जिसमें आपसे डायमेंशन पूछा जाए, तो इस तरीके के सवाल तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको डायमेंशन याद हो। अगर आपको 12th क्लास की क्वांटिटीज के डायमेंशन नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, उस वीडियो को जाके देखें। उसमें 12th क्लास की सभी क्वांटिटीज को मैंने डिस्कस कराया, आधे घंटे का वीडियो, आधे घंटे के अंदर 12th की सारी क्वांटिटीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जरूरी है कि क्लियर हो, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक डायमेंशन देके पूछ लिया, 4 क्वांटिटी देके, किसका डायमेंशन है बताओ, तो वो तो आप तभी कर पाओगे ना बेटा जब आप चारों का डायमेंशन निकाल पाओगे। तो ये चीज मैं इस लेक्चर में नहीं करा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस चीज पर टाइम स्पेंड कर चुका हूं। नेक्स्ट एक चीज जो मैंने मिस करी थी और मैंने कहा था कि बाद में मैं आपको कराऊंगा, वो ये है, और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है ये जानकर कि कई बच्चों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन नहीं पता होता। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का पता होता है। तो बेटा एक तो होता है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको आप बोलते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ऐसे ही आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसको क्यों भूलते हो बेटा? याद रखो ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, वर्क डन पर यूनिट मास। एक आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप बोलते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्यों भूलते हो बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड को याद रखो, फोर्स पर यूनिट मास। आप बोलेंगे ये कब काम आया था? तो ये काम आया था अपने 2022 के क्वेश्चन में। 2022 में अपने पास सवाल आया था जिसके अंदर ये जानकारी होना अपने को जरूरी था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन कैसे निकाला जाए। तो फॉर्मूला आपको पता है, डायमेंशन तो आप निकाल ही सकते हैं। एक इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आई थी, पर बेटा आप भी समझते हैं कि एनर्जी तो एनर्जी होती है ना, और एनर्जी का डायमेंशन ml²T-2 और यूनिट जूल होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होने से क्या हुआ है, तो एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन और फॉर्मूला हमको पता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप याद रखते हैं, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड को भी याद रखें, जरूरी है। नीट 2021 का एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वैसे बहुत ईजी है, पर कई बच्चों को दिक्कत आती है जो तरीका मैं सिखाऊंगा उसमें, क्योंकि जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बड़ा ही शॉर्ट तरीका है, और बच्चों को दिक्कतें आती है कि सर हमें तो लॉन्ग मेथड से करना है। जैसे कि क्या है, उसने आपसे बोला एक सिस्टम है जिसमें फोर्स ए, उसने क्या बोला है, बट मैंने लिखा ही नहीं यार, एफ, ए और टी को, आई थिंक ए इज एक्सेलरेशन, टी इज टाइम एंड एफ इज फोर्स। इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया और एनर्जी का डायमेंशन आपसे पूछा गया। किसका डायमेंशन पूछा गया? एनर्जी का। तो आपके पास दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका यह है कि आप एनर्जी को लिख दें फोर्स की पावर ए, एक्सीलरेशन की पावर बी और टाइम की पावर सी। फिर आप एनर्जी को खोलें ml²T-2, फिर आप फोर्स को खोलें ml_T-2 की पावर ए, एक्सीलरेशन को खोलें L_T-2 की पावर बी और टाइम को खोलें t की पावर c। फिर आप इक्वेशन बनाएं ml²T-2, मास की पावर आ जाएगी a, l की पावर आ जाएगी a प्लस b, टाइम की पावर आ जाएगी -2a -2b प्लस c। ऐसे करके आपने इक्वेशन बना ली। अब आप यहां से इक्वेट करो, यहाँ मास की पावर क्या है 1, यहाँ क्या है a, तो आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 1। यहाँ l की पावर क्या है 2, यहाँ l की पावर क्या है a प्लस b, तो a प्लस b को आपने लिख दिया 2। यहाँ से b कैलकुलेट करोगे, a का वैल्यू उसमें डाल के, तो b भी आपका आ जाएगा 1। और नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखो, टाइम की पावर क्या है -2a -2b प्लस c, यहाँ टाइम की पावर क्या है -2, यहाँ पे पुट करो, c का वैल्यू निकालो। चलो c का वैल्यू निकालते हैं। a को डाला 1, b को डाला 1, -4 इधर गया +4, c आपका क्या आ गया 2। तो आपने a b c का वैल्यू ऐसे निकालना है, एक तो ये तरीका है। तो आपने फिर फोर्स का पावर डाल दिया 1, a का पावर डाल दिया 1, टाइम में डाल दिया स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया फैट स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि एक नया ही सिस्टम ले लिया जिसमें फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, तो एनर्जी का डायमेंशन बताओ। तो वैसे तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, ml²T-2, पर ये डायमेंशन कब होता है, जब मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल माना जाता है। पर अब हमको एनर्जी का डायमेंशन फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म्स में निकालना है। तो उसका एक तरीका तो ये हो गया एबीसी मेथड,
जिसमें इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी, और तरीका नहीं है। अब दूसरा है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक में क्या हल्का फुल्का दिमाग लगता है, तो मजदूरी वाला तरीका है, तो बच्चों को मजदूरी करना पसंद है, बच्चों को दिमाग लगाना पसंद नहीं है। दूसरा तरीका ये एनर्जी वर्क जैसा होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, एफएल होता है कि नहीं होता। अब हमें फंडामेंटल क्वांटिटी किसको मानना है? एफ, ए और टी को, जिसमें से एफ आ चुका है, तो इस एफ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे कौन है? एल। एल फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल कौन कौन है? फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम। अब अपन को एल को भगाना है, यानी एनर्जी का अपन को डायमेंशन निकालना है। एनर्जी को अपन ने वर्क जैसा बोला, वर्क अपना क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपन ने लिख दिया। एल का डायमेंशन अपने को नहीं पता है ना, मतलब एल को भगाना है अपन ने। क्यों? क्योंकि फोर्स तो आ गया, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एफ आ गया। एल को कैसे भगाएंगे? क्या इन तीनों की मदद से एल बन सकता है? हाँ बन सकता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल बाई टी स्क्वायर। तो एल का डायमेंशन क्या आ गया? ए टी स्क्वायर। इसमें पुट कर दो, आंसर क्या आ गया? फैट स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना है क्वांटिटीज को, और उस मैनिपुलेशन से आपको समहाउ फॉर्मूला बना लेना है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है, आसान आसान क्वांटिटीज के लिए पॉसिबल है। बहुत भारी क्वांटिटीज आ जाए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ऐसा कुछ आ जाए, तो मैं कह रहा हूं तब आपका शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। बहुत इजी क्वांटिटी, एनर्जी है, प्रेशर है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, लेंथ है, ऐसी क्वांटिटीज चलेंगी तो आपका शॉर्ट मेथड काम करेगा। तो ये देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक। अगर आप शॉर्ट ट्रिक पे ग्रैब या ग्रास्प नहीं पा रहे हैं लास्ट टाइम पे, तो कोई बात नहीं, आप अपना लॉन्ग ट्रिक के थ्रू जाएं, है ना। लॉन्ग ट्रिक नहीं, लॉन्ग मेथड या यूजुअल मेथड के थ्रू जाएं। हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ ई डिवाइडेड बाय जी, जहां पे ई एनर्जी है और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ऐसे चिंदी सवालों को डिस्कस करने का भी कोई मतलब नहीं है, जिसमें डायमेंशन को डायरेक्ट डिवाइड करना हो, बिल्कुल टाइम पास सवाल हो गया। अब जैसे 2019 में क्वेश्चन आया कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बता दो। अब मैंने थर्मल कंडक्टिविटी क्लास 11th के लेक्चर के अंदर आपको सॉल्व करके दिखाया है, और ये भी बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट और डायमेंशन को जरूर पढ़ के जाना है आपको। इस तरह के सवाल मैं यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये याद करने लायक चीजें, इनका यहाँ पर डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। 2011 का सवाल देखते हैं, ये है डिस्कस कराने लायक सवाल। इसको अपन ने हटा दिया। 2011 का सवाल क्या है कि इसने बोला है कि एक मटेरियल है जिसकी जो डेंसिटी है वो है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी है। अब उसने बोला है कि नया सिस्टम पकड़ लो और उसके अंदर डेंसिटी बताओ। तो डेंसिटी बताओ नए सिस्टम में, तो हमें नहीं पता कितना, मतलब जैसे इसमें 4 आ रहा है तो हो सकता है उसमें 40 आ रहा हो, 400 आ रहा हो, कुछ भी आ सकता है। तो x लिख दिया, x, और फिर हमने बोल दिया न्यू सिस्टम, मतलब डेंसिटी हमको बतानी है न्यू सिस्टम में कितनी होगी, यही बताना है। अब नए सिस्टम की जानकारी क्या दी है बेटा? 2011 का सवाल है। नए सिस्टम की जानकारी ये दी है कि उसमें मास की यूनिट 100 ग्राम है। जैसे यहाँ पे यूनिट क्या है? ग्राम, तो वहां मास की यूनिट क्या बोल दी? 100 ग्राम। और उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि टाइम लेंथ की यूनिट है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जैसे सेंटीमीटर था, यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 10 सेंटीमीटर का क्यूब। पहले तो एक बात समझे बेटा, किसी चीज की डेंसिटी जो है वो जितनी है उतनी है। जैसे आपने डेंसिटी लिखी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब इसी को आप 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, है कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है? तो बेटा 4 ग्राम हो गया। अब आप देखिए कन्वर्जन, 4 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो? किलोग्राम का 1000वां भाग, और सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? मीटर का 100वां भाग। तो यहां आ गया क्यूब। तो यहां नीचे क्या आ जाएंगे? 6 0 या 3 0, काटापीटी करोगे ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब आपने एक नई यूनिट सिस्टम पकड़ा तो भी डेंसिटी तो सेम ही रही, तो डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी। पर यहां क्या था? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये जो आपका सिस्टम था ये कैसा था? SI सिस्टम। और ये जो सिस्टम था आपका कैसा था? ये था आपका CGS सिस्टम।
तो आपने देखा कि जब अपन सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में जाते हैं या एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। अब जब इस तरीके का सवाल आ जाता है तो बच्चा बड़ा ही कंफ्यूज होने लग जाता है कि सर ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं होता जिसमें 100 ग्राम को यूनिट मानो। अरे बेटा, जिससे किलोग्राम को जब तुमने नया वो माना कि इस यूनिट में तो हम किलोग्राम को मानेंगे यूनिट मास की, ऐसा ही में आप मास की यूनिट किसको मानते हो? किलोग्राम को। किलोग्राम है क्या? 1000 ग्राम ही तो है। जब आप एसआई यूनिट में ग्राम की जगह 1000 ग्राम ले सकते हो तो फिर क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा क्यों नहीं बोल सकता कि मैं एक ऐसी यूनिट मानता हूं जिसमें ग्राम को नहीं 100 ग्राम को मानेंगे? बोल सकता है ना, बोल सकता है। तो इसको आप लिखो N1U1, इसको आप लिखो N2U2। सॉल्व करने का तरीका याद रख लो, N1U1 बराबर N2U2। N1 लिख लो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर N2 को क्या लिख लोगे? X, और U2 को लिख लो, वहां पे मास की जगह आ जाएगा 100 ग्राम, सवाल के अंदर दे रखा है। लेंथ की जगह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और उस पर क्यूब लगाना मत भूलना बेटा, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर पे क्यूब है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर पे क्यूब लग जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे नीचे 3 जीरो, ऊपर 2 जीरो कटेगा, x कितना आ जाएगा अपना 40। तो ये जो नई यूनिट है इसमें डेंसिटी को लिखा जाएगा 40 इन न्यू सिस्टम ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का नया सिस्टम है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40, लेकिन लेंथ को आप क्या बोलोगे? 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर का क्यूब। सॉल्व करोगे ना इसी के बराबर आ जाएगा। खैर मैं आपको कंफ्यूज करने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से नया सिस्टम लिया जा सकता है जिसमें ग्राम की जगह 100 ग्राम को अपन मास की यूनिट माने, और नया सिस्टम लिया जा सकता है जिसमें सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर को माने। क्योंकि यहां पर भी ऐसा हुआ है, ग्राम की जगह जब किलोग्राम लिया गया तो किलोग्राम बेसिकली क्या था? 1000 ग्राम ही तो था। आपको तो यह ध्यान रखना है N1U1 बराबर N2U2 कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यूनिट ऑफ परमिटिविटी आप लोग बता सकते हैं। यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फिर से एक ऐसा सवाल आ गया जो मेरे कराने लायक नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सिखा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर से इसी टाइप का सवाल आ गया है ना, ये 1994 में आया था, 1994 में, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है अपना 1994 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नया सिस्टम ले लिया, ध्यान से सुनना, नया सिस्टम ले लिया। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन टू बी। लेंथ मास एंड टाइम, तो नया सिस्टम ये लेने वाले हैं जिसमें लेंथ की यूनिट ये लोग मानने वाले हैं 10 सेंटीमीटर, मास की यूनिट मानने वाले हैं 10 ग्राम, और टाइम की यूनिट मानने वाले हैं 0.1 सेकेंड। ठीक है, फिर इसने बोला कि यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, 1994 का सवाल है जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बार कैमरे का फोकस वगैरह चेक कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस न्यू सिस्टम कितना होगा? ठीक है, तो इस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स कितना होगा, और ऑप्शन दिए A B C D। एक अपने को दिया है 0.1 न्यूटन, एक अपने को दिया है 1 न्यूटन, एक अपने को दिया है 10 न्यूटन, और एक अपने को दिया है 100 न्यूटन। तो आपने बोला कि यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस न्यू सिस्टम, ठीक है, तो यानी 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू x न्यूटन, क्योंकि इसने यही तो पूछा है कि इस नए सिस्टम में जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो किसके बराबर है? 0.1 न्यूटन के बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है, कि 100 न्यूटन के बराबर है? तो यही तो समझ में आ रहा है आपको कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितने न्यूटन के बराबर है, यही तो है सवाल कि इस नई यूनिट ऑफ फोर्स में कितने न्यूटन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, तो मुझे पता है मास, मास की जगह में क्या लिख दूंगा? जैसे फोर्स का याद करो आप, फोर्स का क्या होता है? जैसे आपने लगाया क्वेश्चन मार्क, तो केजी, अब इसको एक्स मान लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना न्यूटन का। न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां आप केजी थोड़ी लोगे, यहां केजी की जगह क्या लोगे? 10 ग्राम। यहां आप मीटर थोड़ी लोगे, मीटर की जगह आप क्या लोगे? 10 सेंटीमीटर। और यहां आप सेकंड थोड़ी ना लोगे, यहां आप सेकंड की जगह क्या लोगे? 0.1 सेकंड का स्क्वायर। अब सॉल्व करने का थोड़ा सा तरंगी तरीका बता देता हूं आपको। जैसे आपने 10 लिख दिया, 10 तो ऊपर आ गया 100, और ग्राम सेंटीमीटर आ गया,
नीचे 0.1 तो 1/100 आ जाएगा और ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे है x और यहाँ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप भी समझ रहे हैं बेटा ये कौन सा सिस्टम है, CGS, तो इसको मैं डायन भी तो बोल सकता हूँ। अब अगर LHS में डायन है तो RHS में भी डायन हो तभी तो कटेगा। तो RHS में तो ये है न्यूटन, न्यूटन को अगर मुझे डायन में बदलना हो तो क्या लिख सकता हूँ, 10⁵ डायन, डायन से डायन कट गया। अब x क्या आ रहा है, ये आ गए 1 2 3 4, ये 2 ऊपर चल जाएंगे, 4 0 और 10⁵ को नीचे भेज दो, x कितना आ गया 0.1, आंसर क्या हो गया अपना 0.1 न्यूटन। तो इन वाले सवालों पे, इस तरह के सवालों पे आपको ध्यान देना है क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यही लिख देता हूं, तो यहां जगह है कि x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ये सवाल अपना 1989 में आया और b की यूनिट पूछी है, x की यूनिट बोली है किलोमीटर और टाइम की यूनिट बोली गई है सेकंड। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर लगेगा, x इन दोनों के सम से बना है तो x का डायमेंशन AT के डायमेंशन जैसा होगा और वही BT स्क्वायर के डायमेंशन जैसा होगा, क्योंकि ये तीनों देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड होंगे तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना ही चाहिए क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटी ही ऐड होती है और मिलके इन्होंने x बनाया तो इन तीनों का डायमेंशन सेम हो गया। अब इसने a के बारे में पूछा ही नहीं तो a को हटा दो, b के बारे में पूछा है तो x को लिख दो BT स्क्वायर, तो b आपका क्या हो गया x/t स्क्वायर, x का क्या बोला है किलोमीटर, टाइम का क्या बोला है सेकंड स्क्वायर, तो b की यूनिट क्या आ गई किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से आपको ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपसे डायमेंशन ही पूछे, वो आपसे यूनिट भी तो पूछ सकता है, यूनिट भी पूछ सकता है, ध्यान देना इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, फिर से बता दूं स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ये हटा देते हैं अब। स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, समझ गए क्या? अब एक और सवाल कराता हूं। अगला सवाल जो है बताता हूं कि कैसे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल 2017 का सवाल है, 2017 का सवाल है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ऑप्शन से ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ऑप्शन है आपका c² g e स्क्वायर अपॉन 4πε0 की पावर 1/2। ऐसा ही एक अपने पास है 1/cg e स्क्वायर अपॉन 4πε0। एक है अपना 1/c² e स्क्वायर 4πε0 और g है, अभी मैं सामने से हट जाऊंगा, एक बार ऑप्शंस लिख दूं। और नेक्स्ट है अपना 1/c², आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, g e स्क्वायर 4πε0 पावर आ गई 1/2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने अपने को। अब उन्होंने ये पूछा है कि इन सब में से किसका डायमेंशन लेंथ जैसा है। इन चारों में से किसको सॉल्व करेंगे तो एंड में लेंथ L निकल के आएगा, L निकालना है तुमको इनमें से। क्या करें एक तो अच्छा c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है तो c का अपने को पता है L/t। फिर इसमें g है, g का अपने को याद रहता है, g का अपन को याद रखते हैं -1 3 -2, तो g का अपने को याद है -1 m-1 L3 t-2। फिर ये जो e स्क्वायर अपॉन 4πε0 आ गया, ये थोड़ा बच्चों को परेशान कर रहा है, मतलब बच्चों को परेशान करता है। तो अपन को याद है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लिखेंगे तो वो क्या होता है, दोनों पे चार्ज E होता है तो E स्क्वायर, K क्या बन जाता है 1/4πε0 और नीचे क्या आ जाता है R²। तो E स्क्वायर अपॉन 4πε0, ये कूलाम्स लॉ से ही तो आया है, R² को ऊपर भेज दो, क्या हो गया FR²। ये क्या होता है MLT-2 L², क्या हो गया बेटा ML3 t-2। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि E²/4ε0 का जो डायमेंशन है वो ML³ t-2 है। अब आपने 4 ऑप्शन देखे, आपको L बनाना है। अगर आपको आंसर में L चाहिए तो M नहीं चाहिए, M कट जाना चाहिए। अब आप देखिए G के पास M की पावर क्या है -1 और इसके पास क्या है +1, तो एक चीज तो जरूरी है कि G और E² अपॉन 4πε0 आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, G और E² अपॉन 4πε0 आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। मल्टीप्लाई क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास है M-1
और इसके पास है m+1, तभी m कटेगा, क्योंकि m नहीं चाहिए ना अपन को आंसर में, सिर्फ l चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना। अब आप बोलोगे फिर भी सर देखो 3 ऑप्शन बचे। अरे टेंशन नहीं लेना। अब अपन ने देखा कि जी और इसको मल्टीप्लाई करा गया है, बाकी सब में इसमें डिवाइड है, बाकी सब में मल्टीप्लाई है, तो अपन भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो जी में अपन लिख देंगे m-1 l³ t-2 और e²/4πε0 को अपन लिख देंगे ml³ t-2। तो m और m कट जाएगा, l⁻6 t⁻⁻4 ये आ जाएगा, l⁻6 और t⁻⁻4। अब बहुत ज्यादा पावर आ रही है, बहुत ज्यादा पावर आ रही है, तो रूट तो लगाना ही पड़ेगा, रूट तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है। अब आप देखो ना, अब इसके इन दोनों पे रूट लगाए, तो अगर मैं इसका रूट लगा दूं तो रूट यहां पे भी लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा l³ t-2 अगर मैं रूट लगा दूं तो यहां पे है l³ t-2 और ये भी है l³ t-2। अब इसमें अगर आप l³ t-2 को c² यानी l² और t-2 से मल्टीप्लाई करोगे तो l थोड़ी, तो बचेगा l⁵ और t⁻⁻4, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया, डी। तो ऐसे आप फटाफट क्वेश्चन को कर सकते थे। आप बोलेंगे सर आपका एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी फटाफट नहीं लग रहा है, तो बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन है आपका। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा वो जो ऊपर मैंने लिखा है वो, हाँ ठीक है, फ्रेम में आ रहा है, ये थोड़ा l5 और t-4 नहीं दिख रहा है, तो ये l5 और t-4। बेटा मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, जो आपको वहां अपने माइंड में करना है उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन लंबा हुआ है। अगर हम इन्हीं चीजों को अपने माइंड में करते कि g को और e²/4πε0 को मल्टीप्लाई करना जरूरी है, अपन इसको एलिमिनेट करते, फिर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फटाफट काटापीटी करते, अपना ये आता, फिर अपन देखते फटाफट कि अरे यार इसमें ये तो बहुत ज्यादा पावर आ रही है, रूट लेना जरूरी है, अपन इसको एलिमिनेट करते। फिर आप माइंड में ही सोच सकते थे कि इसके अंदर से यार ये निकल के आ रहा है l6 t-4, इसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कटने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए डी हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया, 2017 का सवाल था, सवाल बढ़िया था पर इतना भी कोई खास नहीं था सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को अगर हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, किसको, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को। फिर से करा देते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक टाइप का सवाल आ गया है। एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लो, एक नया सिस्टम है, तो बेटा इसमें लॉन्ग मेथड मैं नहीं कराऊंगा। एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इनको आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। इस सवाल कब आया था, 2015 में। फिर उन्होंने पूछा अगर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताओ। सरफेस टेंशन का डायमेंशन एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। तो बेटा अब देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, बाकी ए बी सी मेथड तो है ही कि e की पावर a, v की पावर b, t की पावर c लगा लो और पूरा मेहनत करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। पर मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। सरफेस टेंशन को आपने क्या लिखा, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। पर आपने बोला कि ना तो फोर्स हमारा फंडामेंटल है ना लेंथ फंडामेंटल है, तो इन दोनों को भगाना पड़ेगा। अब कैसे भगाएं, कैसे भगाएं? एक तरीका तो ये है, लेंथ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी लेंथ, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लेंथ मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर बन गया FL। FL किसके जैसा, वर्क जैसा, और वर्क किसके जैसा, एनर्जी जैसा। तो मेरे पास क्या बन गया, एनर्जी बाय L²। अब आपको L² को भगाना है क्योंकि एनर्जी तो बन गई ना। अब यार इतनी तो तुम में भी अक्कल होगी, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ क्या हो गया, VT, तो डाल दो यहाँ पे E/v² t², आंसर क्या आ गया, EV-2 t-2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे हमने लगाई शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने के लिए, क्या लगाई, शॉर्ट ट्रिक। मैंने फिर से आपको जैसे जो बताया था थोड़ी देर पहले सवाल में कि आसान क्वांटिटी हो तो शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है। आसान क्वांटिटी इसलिए शॉर्ट ट्रिक लगाई, अगर आपसे शॉर्ट ट्रिक लगती है तो लगाओ, नहीं लगती तो एबीसी मेथड से पूरा सॉल्व करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डायमेंशंस, ये मैं क्वेश्चन जो है वो बच्चों ने सॉल्व करा होगा, पर मैं आपको बताता हूं कि सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, इन्होंने बोला कि क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन, 2015 का सवाल है, देखो समझाता हूं मैं आपको, 2015 का सवाल है
कि क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है, इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर x, डेंसिटी की पावर y और रेडियस की पावर z। ठीक, अब इन्होंने x, y और z का वैल्यू पूछा। अब कुछ बच्चे होंगे जो यहां पर x, y, z पूरा ये डायमेंशन डाल के और इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद हो, रो वी आर बाय ईटा, अगर आपको याद हो तो इसमें v वेलोसिटी होता था। अगर रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल वैल्यू प्राप्त कर लेता था तो वेलोसिटी भी क्रिटिकल हो जाती थी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाती थी ईटा इंटू रेनॉल्ड्स नंबर अपॉन डेंसिटी इंटू, इसको मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं क्योंकि रेडियस है, ये आपने स्मॉल आर लिख लिया। तो रेनॉल्ड्स नंबर का पहले तो फॉर्मूला जाके रट्टा मारो। आप देखो एक एक फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला याद होता तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता, एबीसी मेथड या XYZ मेथड लगा के इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती। तो आपने ऐसे लिख दिया। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या आ गई? ईटा रो की पावर -1 आर की पावर -1। तो यहां पर आप देख सकते हो ईटा की पावर क्या है? 1, रो की पावर क्या है? -1, आर की पावर क्या है? -1। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको ये क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लगाना पड़ता अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल माना। ये 2014 का सवाल है। फिर से देखिए भाई, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को। अब उसने मास का डायमेंशन पूछा। पहले तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा के खुद सॉल्व करने का ट्राई करो कि मास का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे। खुद ट्राई करो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालोगे, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। एक तो एबीसी मेथड है, पूरा इक्वेशन बनाना, वो नहीं करना। आप सीधा क्या लिखोगे कि मास का निकालना है आपको। आपने लिखा फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इज फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी और टाइम चाहिए, एक्सीलरेशन नहीं चाहिए। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सीलरेशन यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका m आ गया एफ वी टी। तो एफ वी -1 टी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एफ वी -1 टी। अब फिर कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं कि किन का डायमेंशन सेम है, ये वो आसान आसान, मतलब डायमेंशंस वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करा रहा हूं, या कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो तो वही करा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि डायमेंशन बता दो, किन का डायमेंशन सेम है, उसके लिए मैंने 2 लेक्चर अलग बना रखे हैं। तो एक क्वेश्चन ये है जिसमें इन्होंने जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बारे में पूछा है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों ले रहा हूं, हालांकि ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये अपने पास कब आया था? 2010 में। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन आप क्यों ले रहे हो, तो डायमेंशन वाला सवाल है, आपने बोला डायमेंशन वाले सवाल नहीं कराओगे, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको बेटा याद होना चाहिए कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट किस चीज के फॉर्मूले हैं? ये दोनों एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हैं, याद रखो, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इनका डायमेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं, बस आपको एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनका डायमेंशन प्रेशर जैसा होता है। एनर्जी को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो जो डायमेंशन आपको मिलेगा वो प्रेशर जैसा मिलेगा। यानी इन दोनों का डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी जैसा, और डेंसिटी प्रेशर जैसा, और प्रेशर स्ट्रेस जैसा, और स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस जैसा, और यंग्स मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस जैसा, और ये दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी जैसे। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, तो मेरे को बताना था, मैंने आपको बता दी। फिर अपने पास क्वेश्चन आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिर से कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि पिछले जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सवाल कराए उनमें ऐसा कुछ नहीं आया था जैसा इस सवाल में आने वाला है। तो v आपके पास आ गया AT प्लस B अपॉन T प्लस C। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2006। व्हाट दे हैव आस्क्ड इज कि A और B और C का डायमेंशन बताओ, ये उन्होंने पूछा है। लेट्स चेक द फोकस ऑफ द कैमरा। ठीक है, अब ये उन्होंने पूछा। अब आपने देखा कि ये इससे ऐड हो रहा है और इन दोनों के सम से V बन रहा है। तो V का डायमेंशन AT जैसा और उसका डायमेंशन B अपॉन T प्लस C जैसा। ठीक है, अगला
सबसे आसानी से किसका डायमेंशन निकलेगा? सी का। क्यों? क्योंकि सी टाइम में ऐड हो रहा है, सी टाइम में ऐड हो रहा है, और टाइम से क्या ऐड होता है? टाइम ही तो ऐड होता है। सी टाइम से ऐड हो रहा है तो सी भी तो टाइम ही होगा, तो यहां पे आ जाएगा टी, और सी का डायमेंशन हमारा आ जाएगा टी, क्योंकि सी एंड टी आर गेटिंग एडेड एंड दे मस्ट बी सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आ गई ए की, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ए टी, वी वेलोसिटी है, एल बाई टी, ए टी, तो ए क्या आ गया बेटा? एल बाई टी स्क्वायर, ए भी सॉल्व हो गया। फिर आ गई बी की बात, तो v इज इक्वल टू बी टी, तो b इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू एल बाई टी डॉट टी, एल से एल कट गया, b का डायमेंशन क्या आ गया? l, ये भी हो गया सॉल्व। तो इसमें नई बात ये वाली थी कि टी में c ऐड हो रहा है, तो c का डायमेंशन टाइम जैसा, और फिर आप इन दोनों को मिला के टाइम ही लिख सकते हो। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। बाकी जो भी मेरे को क्वेश्चन दिख रहे हैं सब यूनिट एंड डायमेंशन के दिख रहे हैं। डायमेंशंस फॉर्मूला आपको पता होने ही चाहिए। जितने क्वेश्चन ये स्पेशल टाइप के आते हैं उतने ही क्वेश्चन डायरेक्ट डायमेंशन पे भी आते हैं। तो डायमेंशन वाला पार्ट तैयार नहीं, ये वाला पार्ट तैयार है, और डायमेंशन वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आपका फेल हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही सवाल है। सवाल क्या है कि इन्होंने P प्लस ए बाय वी स्क्वायर लिखा है, जहां पे P को इन्होंने बोला है प्रेशर, ठीक है, और इज इक्वल टू लिखा है B थीटा बाय V, ठीक है, जहां पे इन्होंने V को वॉल्यूम बोला है और थीटा को टेम्परेचर बोला है। तो इन्होंने बताया है थीटा क्या है, थीटा टेम्परेचर है और V जो है वो वॉल्यूम है। अब इन्होंने क्या बोला है? A का डायमेंशन बताओ। अरे बहुत सिंपल हो गया, A का डायमेंशन पूछा है, A का। तो आपने देखा प्रेशर में ऐड हो रहा है ये, तो आपस में अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं यानी प्रेशर का डायमेंशन और A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, तभी तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो A का डायमेंशन प्रेशर इंटू वी स्क्वायर जैसा होगा। अब मैंने 11th वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इसको आप PVV भी लिख सकते हो। PV प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसका डायमेंशन एनर्जी जैसा होता है, यानी ml स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बेटा? L क्यूब। तो देखा आपने, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन याद होने से फटाफट अपन ने लिख दिया, और ml5 t माइनस टू। आप बोलोगे सर अगर हम प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिख देते तो भी तो जल्दी सॉल्व हो जाता। हाँ, तो भी जल्दी सॉल्व हो जाता, कोई खास बात नहीं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, कुछ सेकंड का ही डिफरेंस आता है। तो अगर आप आराम से करना चाहते हो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम आपको नहीं याद है, तो भी आप प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिख के भी ऐसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो क्वेश्चन है अपना 1996 में आया था, पर आज भी रेलेवेंट है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भले ही बहुत पुराना हो पर रेलेवेंट आज भी, ऐसा सवाल आज भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन 1993 का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा बस यही कहता है कि LHS के डायमेंशन और RHS के डायमेंशन सेम होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, LHS में क्या लिखा है और RHS में क्या लिखा है? बी थीटा बाई वी। तो ये यही कहता है, LHS के डायमेंशन और RHS के डायमेंशन सेम होते हैं। फिर एक तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रेशर इज गेटिंग एडेड विथ A अपॉन वी स्क्वायर, तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है ऐड होती हैं, तो प्रेशर का डायमेंशन A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन जैसा, और ये दोनों जब ऐड होंगे तो बी थीटा बाय वी बनेगा। तो यही बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट अपने पास ऐसा आया P इज इक्वल टू पी नॉट। ये जो अपना क्वेश्चन है 1993 का है, आज भी रेलेवेंट है। P इज इक्वल टू पी नॉट ई एक्स पी की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, और अल्फा के बारे में इन्होंने पूछा है। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें ये ई एक्स पी समझ नहीं आता। ई एक्स पी उनको नहीं समझ आता कि ई एक्स पी क्या चीज है। EXP कुछ नहीं है बेटा, इसको आपको ऐसे ही लिखना है, P नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है कि E की जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो यानी अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस है। आप बोलोगे सर माइनस नहीं लिखा, माइनस का डायमेंशन वाले चैप्टर में क्या लेना देना?
तो अल्फा को मैंने क्या लिख दिया, डायमेंशनलेस यानी m0 l0 t0, और टी स्क्वायर को नीचे भेज दिया यानी कि टी स्क्वायर। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, t-2। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यही करना था बस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि बहुत कुछ लिख रखा है 1993 में। क्वेश्चन सुनना, मतलब फनी सवाल हो जाएगा। टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। इन्होंने बोला है एक ट्यूब में से कोई ऑयल फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसका लेंथ L है और रेडियस R है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड के बीच में P है, तो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है। विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाय P r² - x² अपॉन 4VL। V वेलोसिटी होगी, L लेंथ होगी, और विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा है। अरे विस्कोसिटी का डायमेंशन तो तुमको पहले से ही याद है ना, ml-1 t-1, बात खत्म ना। इस सब से क्या लेना देना, तो इस सब से कुछ लेना देना नहीं था। विस्कोसिटी का डायमेंशन हमको पता ही था, विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने का ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। ये आई थिंक पॉइजलीज इक्वेशन का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, जो अब कोर्स में भी नहीं रही है, तो ये इक्वेशन आने के चांसेस वैसे तो नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हमको पता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, मैं डायमेंशन और यूनिट वाले क्वेश्चन स्किप करके चल रहा हूं। इन्होंने बोला P है अपना रेडिएशन प्रेशर, P है अपना रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, सुनते जाना। और इन्होंने बोला है C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, C को बोला है स्पीड ऑफ लाइट। बहुत सही सीन सेट होएगा अगर ध्यान से देखो थोड़ा। तो C है स्पीड ऑफ लाइट, और एनर्जी स्ट्राइकिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड को इन्होंने बुलाया है S, ठीक है। अब इन्होंने बोला P की पावर X, S की पावर Y और C की पावर Z, ये डायमेंशनलेस है। तो इन्होंने बोला XYZ निकालो। तो नॉर्मली कोई बंदा क्या करेगा, पहली बात तो उसको ये समझना चाहिए कि ये इंटेंसिटी है, ये क्या है आपकी इंटेंसिटी। तो नॉर्मली कोई बंदा क्या करेगा, वो पहले रेडिएशन प्रेशर का यहाँ पर डायमेंशन डालेगा, S का डालेगा, C का डालेगा, सॉल्व करने बैठेगा। पर अगर आपको याद है कि रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2I/C। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2I/C। बात समझ में आई क्या, 2I/C। तो रेडिएशन प्रेशर को आप I/C भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 का यूनिट एंड डायमेंशन में कोई मतलब नहीं है। X, Y और Z तीनों का वैल्यू अपने को बताना है। और अपने पास कुछ ऑप्शंस भी हैं, है ना, ऑप्शंस भी देख लेते हैं अपन। ऑप्शन भी लिखते हैं ABCD और समझते हैं कि कैसे हमने सॉल्व करा होता। तो ये है 1 1 1, देखिए ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। -1 1 1, और क्या अपने पास 1 -1 1, और अपने पास क्या है 1 1 -1, ठीक है। तो अपन ने प्रेशर देख लिया I/C है, और यहाँ इंटेंसिटी को क्या बोला गया S, तो इसको मैं लिख सकता हूँ S/C, और यहाँ लगा सकता हूँ X, यहाँ लगा सकता हूँ Y, और C पे लगा सकता हूँ Z। तो इसको मैं लिख सकता हूँ S की पावर X प्लस Y, और C की पावर में क्या लिख सकता हूँ X - Z। यहाँ से मुझे समझ में आता है कि X = -Y और X = Z। समझ गए क्या, ये चीज मेरे को समझ में आती है, क्योंकि तभी तो ये कटना चाहिए ना। अपने को पता है ना, ये भी अपने को 0 चाहिए, क्योंकि अपने को डायमेंशनलेस चाहिए, और ये भी अपने को 0 चाहिए। तो अब X - Y, और देखना X Z के बराबर, तो 1 1, इसमें X और Z सेम है। -1 ये नहीं हो सकता, 1 1 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। समझ गए क्या, दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। क्यों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि X और Z बराबर होना चाहिए, तो X और Z इन दोनों में ही बराबर है। फिर एक दूसरा कंडीशन क्या है, X - Y के बराबर होना चाहिए। तो X अगर 1 है तो Y क्या होना चाहिए, -1, इसलिए C अपना सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, ट्रिक से सॉल्व करा अपन ने, मेहनत नहीं करी, ट्रिक से सॉल्व कर लिया।
हो गया क्वेश्चन अपना खत्म। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको कोई इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन है अपना 1990 का। हाँ बोले सर बहुत पुराने सवाल करा रहे हो, बेटा नए भी तो करा दिए, कई सारे सवालों में तो डायमेंशन ही पूछा है, नए वालों में क्या कराऊं, उनमें डायमेंशन याद करके रखो, डायमेंशन निकालना सीखो। अगला इसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक मास m को स्प्रिंग से जोड़ रखा है, ठीक है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इज इक्वल टू f इज इक्वल टू सी m की पावर x k की पावर y, ठीक है। x और y का वैल्यू आपसे पूछा है कि x और y का वैल्यू बताओ। तो बहुत सारे बच्चे फिर बोलेंगे t-1 इज c मास की पावर x, k को बोलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो mlt-2 बाय l की पावर y। ये भी कोई बहुत लंबा नहीं होने वाला है ना, ये सॉल्यूशन भी कोई बहुत लंबा नहीं होने वाला है, x और y वाला सॉल्यूशन। फिर इक्वेशन बनाएंगे तो 2 ही इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो अपना प्रॉपर, या फिर ये क्वेश्चन कब का बोला मैंने, 1990 का, या फिर आप एक बात याद करो कि टाइम पीरियड क्या होता था मास m का, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, याद आया, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये तो यार पूरे SHM के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट k बाय m। ए अभी तक तो m बाई के है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, क्या यार अभी 2 पाई ऊपर ही रहेगा, फिर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट k बाय m। तो फ्रीक्वेंसी का जब आपको फॉर्मूला ही याद है तो फिर सॉल्व क्यों कर रहे हो यार, k का आ गया पावर 1/2, और मास अगर ऊपर आ जाएगा तो पावर क्या आ जाएगा, -1/2। तो x कितना आ गया, -1/2, फॉर्मूला ही याद है ना, और k में y कितना आ गया, +1/2। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन हो गए। ये हो गए ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। इतना अगर आप कर लें तो उसके बाद फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक को ट्राई करना, अगर शॉर्ट ट्रिक वाले सवाल आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक की जगह फिर अपना लॉन्ग मेथड से ही करो। तो कहीं पे भी मैंने कोई ट्रिक बताई है दैट इज ओनली टू सेव टाइम, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मास्टर इट इन दिस लास्ट 2 months, तो आप बेटर है कि आपके पास आपको जो भी तरीका आता है आप उससे सॉल्व करो, पर इस चैप्टर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो डायमेंशंस याद होंगे तो छूटने के चांसेस वैसे भी ना के बराबर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब।